ठीक है, तो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में कह रहा है कि इन द न्यूक्लियर इमिशन स्टेटेड अबव द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू रेस्पेक्टिवली आर। तो क्यू का मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये बात मालूम है, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है तो ऊपर ऊपर चार की कमी, ऊपर चार की कमी और नीचे दो की कमी, नीचे दो की कमी। इसी तरह से अगर बीटा है, बीटा बीटा है तो ऊपर ऊपर कोई बदलाव नहीं करते हैं, ऊपर कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर बीटा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव है, उल्टा करो इसका, बीटा नेगेटिव है तो उल्टा करो, क्या, बीटा नेगेटिव है तो नीचे नीचे -1, और बीटा पॉजिटिव है तो नीचे +1, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इक्वेशन हम लोग लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स का मास नंबर है 290, एटॉमिक नंबर है 82, ठीक है। अल्फ़ा वाई है और फिर ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव जेड है, फिर बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव पी है, फिर ई नेगेटिव क्यू है। तो ये ई पॉजिटिव है मतलब बीटा पॉजिटिव, ये बीटा नेगेटिव है, ये ई नेगेटिव है मतलब बीटा नेगेटिव। तो सीधी बात है, अभी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो ऊपर 290 अल्फ़ा आ गया तो चार की कमी हो गई, चार की कमी 286। इसी तरह से यहाँ पे बीटा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, कोई चेंज नहीं, बीटा नेगेटिव कोई चेंज नहीं, तो 286 यहाँ है तो 286 यहाँ भी होगा, 286 यहाँ भी होगा, 286 यहाँ भी होगा, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा है और हम लोगों को पता है कि अल्फ़ा है तो नीचे दो की कमी, नीचे दो की कमी तो यहाँ 80 हो जाएगा, नीचे दो की कमी यहाँ 80 हो जाएगा। यहाँ बीटा पॉजिटिव है तो बीटा पॉजिटिव में नीचे एक की कमी, एक की कमी तो 80 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 79 हो जाएगा। बीटा नेगेटिव है तो एक प्लस हो जाएगा तो फिर से यहाँ 80 हो जाएगा, और बीटा नेगेटिव है तो फिर से यहाँ पे एक की कमी 79, ठीक है। तो 79 286, देखो ज़रा, हाँ नहीं, कमी थोड़ी ना होगी, बीटा नेगेटिव है तो एक प्लस होगा ना, बीटा नेगेटिव है तो एक प्लस होगा, बीटा नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लस किया, बीटा नेगेटिव है तो हम लोग फिर से यहाँ पे प्लस करेंगे तो 81 करेंगे, तो 81 286 81, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई इज। ये ग्राफ दिए हुए हैं और इससे हमें ग्राफ को बताना है कि कौन सा सही ग्राफ है। वेयर लैम्डा इज द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ फ्री पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी और 1/λ यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका रिलेशन देखना पड़ेगा, है ना। तो रिलेशन क्या होता है भाई, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है H/2m के ई, या अब के ई का, के ई के लिए जो लिखे हुआ है ई दिया हुआ वहाँ पे √, ठीक। इन दोनों के बीच ये रिलेशन है। हमें क्या चाहिए, हमें लैम्डा स्क्वायर में चाहिए। तो स्क्वायर में चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो करो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू H² डिवाइडेड बाई 2me हो जाएगा। इसके अलावा फिर तुम्हें क्या चाहिए, वाई एक्सिस पर लैम्डा स्क्वायर नहीं है बल्कि क्या है, 1/λ² है, तो 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर करोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड।
अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 2m डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। और देखो तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। 1/λ² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ई के, ठीक है। और ये 1/λ² बैठा कहाँ है, अगर तुम 1/λ² और ई को देखो तो ये पूरा का पूरा बैठा कहाँ है, वाई पर। और ये पूरा का पूरा बैठा कहाँ है, तो ये बैठा है एक्स पर। तो अगर तुम y और x को देखो तो दोनों की जो पावर है 1 1 है, तो दोनों की पावर 1 1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इससे जो ग्राफ आएगा वो कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है, और इसके पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो नीट 2019 में आया हुआ है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सी बात है, इसमें तुम्हें क्या क्या दिए हुआ है। इनर मोस्ट है ना, इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब जो तुम्हारा पहला ऑर्बिट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, यानी n=1 की बात हो रही है। हाइड्रोजन है तो इसके लिए जो z है वो 1 है, यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, ठीक। इसके लिए जो और फर्स्ट ऑर्बिट है यानी r1 वो दिए हुआ है कितना, 5.3 × 10⁻11 मीटर। तुम्हें कह रहा है कि r3 बताओ, r3 बताओ। अब देखो यहाँ पे भाई, तो n= नहीं, n1 ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² डिवाइडेड बाई z के। तो z तो 1 हो गया भाई, z की जगह पे क्या रखोगे, 1 रख लोगे, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n² के, यानी ऑर्बिट के, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, रेडियस का रेशियो ले लोगे। रेडियस का रेशियो लेने से क्या होगा, रेडियस का रेशियो लेने से तुम्हारे लिए r3 निकालना आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर तुम रेशियो लेते हो तो रखोगे, कैसे रखोगे, r1 डिवाइडेड बाई r3 रखोगे, r1 डिवाइडेड बाई r3 रखोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या रखोगे फिर, n1 डिवाइडेड बाई n3, ठीक है, n1 डिवाइडेड बाई n3 स्क्वायर। समझ आती है बात, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर रेशियो लेना होता है तो दूसरी तरफ जो होता है, तो अगर इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर 3 है तो इधर 3, इधर 2 है तो इधर 2। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। r1 तुम्हें गिवन है, कितना है, 5.3 × 10⁻11। r3 तुम्हें फाइंड करना है, n1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, n3 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5.3 × 10⁻11 इंटू 9 = r3। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 9 27 के साथ से लगा 2, 9 9 बजे 45 2 47, 47.477 होगा ना, 4.77, ठीक है। इंटू में 10⁻11 मीटर r3। तो ये r3 की वैल्यू आ गई, r3 की वैल्यू आ गई, मीटर में है, हाँ हाँ। तो देखो यार, 4.77 इंटू 10⁻11 नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए यार, ये 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर है, ठीक है। और हमें एंगस्ट्रॉम में से क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। तो अगर एंगस्ट्रॉम में हमें चेंज करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1
एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? 1 मीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻3 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो इससे मल्टीप्लाई करा दो, 4.47 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू R3। तो ये तो हो जाएगा 1, और हाँ आ जाएगा 4.77 इंटू 10 4.77 ना, सॉरी 4.77 एंगस्ट्रॉम R3। 10 की पावर क्यों है ना, R3। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ यार, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो 2023 का था, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था ना, 2019 में नहीं था, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of the radius of two daughter nuclei respectively is. इसका रेशियो हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। किसका रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है भाई? हम लोगों को फाइंड करना है न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189। हाँ, तो न्यूक्लियस दिए हुआ है, न्यूक्लियस का मास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक, कोई न्यूक्लियस होगा। तो हमें ये पता है कि जो रेडियस है, ठीक है, सॉल्यूशन जो हमारा रेडियस है वो इक्वल है R0 मास नंबर के 1/3 के पावर के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल्स टू। ठीक, तो रेशियो हमसे पूछ रखा है, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 करोगे इक्वल्स टू में R0 A1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय R0 A2 की पावर 1/3 करोगे। R0 से R0 गया, R1 तुम्हें दिए हुआ है कितना, 189 डिवाइडेड बाई R2 निकालना है। A1 पहला मास नंबर तुम्हारे पास है 125 डिवाइडेड का होल 1/3 और 64 का होल 1/3। तो यहाँ से 189 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल्स टू में 125 है तो 5 का क्यूब करोगे, और 64 है तो 4 का क्यूब करोगे, है ना। इसका अगर क्यूब करोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक, ये चले जाएंगे। तो 189 इंटू में 4 बचेगा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू में R2। तो भाई इसको देख लो कितना हो जाएगा अगर इसे ठीक से सॉल्व किया जाए। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाना चाहिए 4:5, 4:5 हो जाएगा। R1 और R2 रहने ही दो, ठीक है, R1 R2 रहने दो, R1 R2 रहने दो। हाँ, यही तो हमें फाइंड करना है, इसका रेशो 4:5, 5:4 ना, 5 डिवाइडेड बाई 4, 5:4 R2। हाँ ठीक है, इसका आंसर तो क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर, हाँ भैया, इसका आंसर है 5:4। बताओ, ये तो आसान था, कितना टाइम लग गया इसमें। तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है कि इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज। अब ये रिएक्शन है तुम्हारे पास, और ये जो X है ये बताना है इन चारों में से कौन सा सही है X के लिए। बहुत आसान है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो E पॉजिटिव है ये बीटा पॉजिटिव है, मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं
ई नॉट ऊपर में और यहाँ -1, पॉजिटिव है तो नीचे -1, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है हमने, है ना, ऐसा लिखा है हमने, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक की कमी हो जाएगी, नीचे कमी होती है और बीटा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ऊपर सेम रहता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, x के लिए क्या लिखोगे भाई, Na1122, यहाँ x के लिए यहाँ नीचे क्या लिखोगे, 10 लिखोगे और ऊपर जैसा है वैसा ही रखोगे, प्लस में ई नॉट -1 प्लस न्यू ये रखोगे। अब ये देख लो कि 10/22 किसका है, 10/22 किसका है, 10/22 इसका है। तो ये तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो है नीट 2020 का क्वेश्चन है ना, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो फिलहाल सबसे पहली बात तो ये है कि इंटेंसिटी को डबल कर देंगे या फिर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आता है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है? पहली बात तो यह है कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट करना है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ये बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पॉसिबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या था भाई, पहले क्या था, पहले तुम अगर ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो ये न्यू कितने टाइम्स थी, 1.5 टाइम्स थी न्यू नॉट के। बाद में फिर कह रहा है ना कि बाद में क्या किया तुमने, न्यू को, है ना, इसके हाफ कर दिया, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 न्यू नॉट। अगर ऐसा तुमने कर दिया तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या आ जाएगी, 0.75। अब एक बात बताओ, अगर 0.75 जो भी यहाँ पर यूनिट होगी, इतनी यूनिट बाद में अगर फ्रीक्वेंसी की हो गई और इसी तरह से 1.5 टाइम्स, मतलब एक तरह से कह लो कि बाद में इतनी हो गई और पहले कितनी थी, इतनी थी 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, तो बाद में तो यार न्यू यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गई किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम हो गई, है ना। अगर बाद में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम हो गई ये फ्रीक्वेंसी, तो बोलो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो ये क्वेश्चन है नीट 2020 में आया हुआ, नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसमें तुमसे क्या पूछा है भाई, इसमें तुमसे सीधा सीधा पूछ रहा है एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी बताने के लिए पूछ रहा है, एनर्जी बताने के लिए कह रहा है। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, जब मास इक्विवेलेंट कितना है, मास इक्विवेलेंट दिया है 0.5 ग्राम, तो मास इक्विवेलेंट, भाई मास इक्विवेलेंट है ना, एनर्जी इक्विवेलेंट के बराबर है, मास इक्विवेलेंट एनर्जी इक्विवेलेंट के बराबर होती है। वो आइंस्टीन के ये इस आइंस्टीन के रूल से पढ़ोगे, है ना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, E इज इक्वल्स टू mc²। मास कितना है भाई, मास तुम्हारा है 0.5 ग्राम, जिसे तुम कन्वर्ट कर दो, जिसे तुम कन्वर्ट कर दो 0.5 इंटू 10⁻³ kg में, है ना, ग्राम को kg में कन्वर्ट कर दो, तो E इज इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू c², यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16,
तो 9 पचे 45, 4.5 ये लिखोगे, इनटू 10⁻³ -3 और 16, तो 10⁻13 जूल। देखो कहीं है 4.5, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रेस्पेक्टिवली। ये जो ऑप्शन है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी पहला काइनेटिक एनर्जी है, पहली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और क्या दी है तुम्हें, है ना, किसकी वैल्यू दी है, टोटल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, और वो है कितनी, वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फॉर्मूला याद रखना कि टोटल एनर्जी इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये इसके इक्वल है। तो टोटल एनर्जी से अब तुम क्या फाइंड कर लो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस के ई, तो ये गया, तो के ई कितना आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसी वैल्यू को तुम किससे डिवाइड, इसी वैल्यू को डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इस वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे, 3.4 को मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस, है ना, तो 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये फोर्थ वाला आंसर सही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आया है नीट 2020 कोविड में आया हुआ है ना, ये नीट 2020 के वक्त आया है जब कोविड था। कहता है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में तुमसे पूछ रहा है और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो मास तो दिया नहीं है भाई इलेक्ट्रॉन का, तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला वो फॉर्मूला लगा सकते हो, और एक फॉर्मूला और है तुम्हारे पास, जो लैम्डा इक्वल्स टू होता है 12.27 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अंडर रूट पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, जबकि तुम्हें इस यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी से हमें पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल डिफरेंस में लिखना होता है, तो करते क्या है, बस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, 144 वोल्ट हो जाएगा। ये आ गया, इसमें रख लो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू में 12.27 डिवाइडेड बाई 144 को यहाँ रखोगे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 12 आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करा तो 12 1 जा 12, ठीक है, 12 1 जा 12, ये एंगस्ट्रॉम है ना। अगर एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो इंटू 10⁻³ -10 मीटर हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू, नियरली पूछा है तो बस 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब ये तो मीटर में है, पर तुम्हारा आंसर किस में है, नैनोमीटर में है। और इसे अगर ध्यान से देखो तो इसने यहाँ सब में किया क्या है ना, बस कुछ नहीं, यहाँ पे पावर का खेल खेल दिया है। अगर इसको देखोगे तो यहाँ इसकी पावर है 10⁻⁻1 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर कितना लिखोगे, -9 लिखोगे इन मीटर, तो ये आ जाएगा कितना, 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। तो क्या पहला आंसर ही हमें मिल गया, ऐसे करके देख सकते हो। इसे अगर देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पे तो -2 हो जाएगा, और इसको मीटर में अगर चेंज करोगे तो 10⁻9 -9 इंटू 10⁻2 तो -11 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर -11 तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है नीट के, है ना, नीट 2016 का क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है,
सॉल्यूशन है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक। इट एमिट्स द फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ जो वेवलेंथ है इसकी वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है भाई। फिर कहता है कि व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, जब वो वापस से फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी, तो फिर वेवलेंथ हमें फाइंड करना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो लगेगा वो क्या लगेगा, रेडबर्ग फार्मूला, है ना, रेडबर्ग फार्मूला लगेगा यहाँ पे, जो 1/λ इज इक्वल्स टू में क्या होता है, आर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो z जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए z कितना है, 1 है, यहाँ 1 रख दो, ख़त्म हो गई बवाल। तो सबसे पहले पहले हमें काम करना है, पहले के लिए पहले ये कहाँ से कहाँ कूद रहा है भाई, ये ना कूद रहा है थर्ड से सेकेंड में कूद रहा है। तो जहाँ से कूदा यानी जहाँ से जंप किया, जहाँ से जंप किया वो n2 हो जाता है। तो जहाँ से जंप किया वो n2 हो जाता है, n2 क्या हो गया 3। और जहाँ जिसमें जंप करता है, जिसमें जंप करता है तो सिंपल सी बात है वो क्या हो गया, n1 हो गया। तो यहाँ n1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। इस फॉर्मूले पर रखेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू, लैम्डा लैम्डा ही है यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर 1 हो गया, तो आर आर ही रखो, 1 स्क्वायर 1/n1 टू 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर, तो 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर, 9 में से 4 गया 5/36। तो ये इसको पलट दो, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 आर। तो ये लैम्डा आ गया पहले का, ठीक है, पहले का लैम्डा आ गया। अब बाद का लैम्डा देख लेते हैं। तो बाद में क्या कह रहा है भाई, बाद में कह रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूदा है। तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में फोर्थ से थर्ड में कूदा है, तो फोर्थ से थर्ड में कूदने का मतलब कि फोर्थ जो है वो n2 है, तो n2 4, n1 कितना, तो n1 3, 4 से 3 में कूदा है ना, ठीक है। अब रख लो भाई यहाँ पे, इसको मिटाना चाहिए। अच्छा कितना आया था ये 36 बाई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई थी 36/5 आर, ये याद रखेंगे। चलिए, तो 1/n1 स्क्वायर, तो n1 हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो 1/λ डैश कर लो इसे, लैम्डा डैश आर, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया, कितना हो गया भाई, 16 में से 9 गया 7 हो गया, बटे में और हो जाएगा तुम्हारा 9, 16 9 144, ठीक है। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 7 आर, ठीक है। अब हमें यही लैम्डा डैश फाइंड करना है ना, तो क्या करो ना, रेशियो ले लो, ठीक है। इन दोनों का क्या करो, चूंकि लैम्डा के फॉर्म में लाना है हमें, तो रेशियो ले लो इसका, इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो ले लो, ठीक है। तो लैम्डा बाई लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36/5 आर डिवाइडेड बाई 144/7, आर से आर गया, 7 को ऊपर भेजो, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 5 इंटू 7 अपॉन 144, 36 चौके, ख़त्म हो गई कहानी। लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू आ गया 7 डिवाइडेड बाई 20। तो लैम्डा के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा के फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 20/7 लैम्डा,
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि ये है। ठीक है, ठीक है। तो चलो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240, एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है 240 है, ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120। अब ये दो टुकड़ों में बढ़ता है जिसका प्रोडक्ट बनता है, तो वो दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनके मास नंबर हैं 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अनफ्रेगमेंटेड का मतलब कि पहले, यानी रिएक्टेंट, का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.6 है, और वाइल दैट ऑफ फ्रेगमेंट्स 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब टूट गया तो उसके बाद 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो टोटल एनर्जी, द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड होती है ना, रिलीज्ड। ठीक है भाई, इसके बाद सिंपल सी बात है, उसने क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक्स नाम का कोई न्यूक्लियस रहा होगा, उसका जो मास है 240 है, और ये टूट गया y में, विच इज़ 120 प्लस एक और y निकला 120 जिसका मास है। ठीक, तो इसका ना तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि बाइंडिंग एनर्जी को जब मास से क्या करते हो, मास नंबर से डिवाइड करते हो, तो वही आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये कितना है, ये है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए फिर कितना हो गया, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया, कितना हो गया 8.5। इसके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें टोटल एनर्जी के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। इसका मास 240 है और 7.6, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हो गई। इसकी बाइंडिंग एनर्जी, मास नंबर इसका 120 है, मल्टीप्लाई करा दो 8.5 से। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 120 मास है और 8.5 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इसको क्या कर दो, रख लो। अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो रखने पर क्या आएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो दो हैं, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5 है ना, माइनस ये है 240 इंटू 7.6। ठीक, अब सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये 120 240 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों सेम है ना, दोनों सेम नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 240 आ जाएगा। तो 240 आ जाएगा, तो यहाँ जो देख रहे हो ना, यहाँ 240 कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 240 इंटू 8.5 प्लस 240 इंटू 7.6, तो हो गया तुम्हारा 240 कॉमन ले लो, 240 कॉमन लिया, 8 पॉइंट प्लस कर रहे हैं, माइनस करेंगे ना, 8.5 माइनस 7.6 करो, तो 240 इंटू हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, 0.9, इसको मल्टीप्लाई करा दो,
वो जाएगा 0, 9 चौके 36 के 6, यहाँ से लगा 3, 9 दूनी 18, 3 21, 9 दूनी 18, 3 21, 216। तो ये आ गई 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आती है बात समझ में? ठीक।